तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज से वर्ल्ड कप शुरू हो गया और टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले इंग्लैंड को बैटिंग करने की दावत दी। हालांकि आज अहमदाबाद स्टेडियम करीब 1.25 लाख लोग जो होने चाहिए थे, स्टेडियम लगभग खाली था, बहुत कम लोग थे। इतना विशाल स्टेडियम है कि लोग 30, 40, 50 हज़ार हो भी तो लगता है खाली है। तो आज मैच के शुरुआत में सचिन तेंदुलकर को भी देखने का मौका मिला ग्राउंड पे। तो आज से शुरुआत, वर्ल्ड कप 19 नवंबर तक चलेगा। 45 लीग मैच, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल, यानी कि कुल 48 मैचेस अगले 19 नवंबर तक देखने को मिलेंगे। मैंने अपने घर पर भी और अपनी सीट के पास भी जो मैच का फिक्चर है, शेड्यूल है, टांग दिया है, ताकि हर दिन पता चले किस किस का मैच किसके साथ कितने बजे है। तो आते हैं आज की कहानी के ऊपर। किडनैपिंग एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। जितने भी एक्सपर्ट्स होंगे या पुलिस वाले या बाकी, आप उनसे भी पूछिएगा तो वो यही कहेंगे, सबसे मुश्किल काम होता है जिसका किडनैप हुआ है उसको जिंदा लाना। अगर वक्त बीतता गया तो समझ लीजिए उसके जिंदा वापसी की गारंटी कम होती जा रही है। और किडनैपिंग एक ऐसा क्राइम है जिसमें सबसे ज़्यादा पुलिस को सेंसिटिव होना पड़ता है, सबसे ज़्यादा छुप कर काम करना पड़ता है। इसलिए कि अगर किडनैपर्स को ज़रा सा भी एहसास हो गया कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो फिर वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि फिर किडनैपर, चूँकि जिसको किडनैप करते हैं वो इंसान है, तो अब उसको पूरी आबादी के बीच में या कहीं सन्नाटे में कब तक छुपा कर रखें। तो जैसे ही उन्हें एहसास होता है किडनैपर को कि बात पुलिस तक पहुँच गई है, वो पकड़े जाएंगे, तो सबसे पहला काम वो यही करते हैं कि जिसको उन्होंने किडनैप किया उसे मार डालते हैं। तो कई बार ऐसा होता है किडनैपिंग के केस में पुलिस खुद कहती है, मीडिया से भी कहती है कि प्लीज़ आप किडनैपिंग के केस को कवर कम कीजिए। और सच मानिए तो वाकई ऐसे ही होना चाहिए। जब भी किडनैपिंग का कोई केस हो उसको मीडिया में कवरेज नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि किडनैपर अखबार और टीवी के ज़रिए फैमिली वाले क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है, पुलिस को कोई क्लू मिला है कि नहीं, सब पे नज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर वो अपना एक्शन प्लान तैयार करते हैं। तो इसीलिए किडनैपिंग का जो केस होता है ये बड़ा पेचीदा होता है। एक 20 साल का लड़का, बेहद खूबसूरत दिखने में, पढ़ने लिखने में तेज, गरीब घर से, माँ और बाप घर में, माली हालत इतनी ख़राब कि उसे लगता था कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई पे और फीस में ही पैसे खर्च करूं तो माँ बाप पे बोझ रहूँगा। पर उसे पढ़ाई अपने पूरी करने का शौक़, एक अच्छा करियर बनाने का शौक़, लेकिन माँ बाप पे बोझ भी नहीं बनना। इसलिए वो कॉलेज में गया। कॉलेज में जाने के बाद फिर उसने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाऊं। इसके लिए कॉलेज के बाद वो पार्ट टाइम जॉब करता रात को, और जो उससे पैसे आते हैं उससे अपने फीस भी भरता और अपने माँ बाप की मदद भी करता। माँ बाप का इकलौता लाडला बेटा, प्यारा सा, 20 साल सिर्फ उम्र उसकी, और उस लड़के का किडनैप हो जाता है बांग्लादेश में। हाल के वक्त में बांग्लादेश की ये किडनैपिंग की वो कहानी है जिसकी शुरुआत से लेकर अंजाम तक जब सारी सच्चाई लोगों को पता चली तो करीब से ना जानते हुए भी कि वो कौन क्या, लेकिन उसकी कहानी सुनकर, उसकी तस्वीर देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। इसलिए कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक लड़के के साथ ऐसा भी हो सकता है। एक बिल्कुल मासूम नौजवान। कहानी बांग्लादेश के चटगांव एरिया की है। इसी चटगांव इलाके में 20 साल का ये नौजवान शिबली सादिक रिदोय रहा करता था। माँ बाप थे घर में, माली हालत उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शिबली को पढ़ने का शौक़ था, सपने बड़े थे। अच्छे नंबर लाया वो स्कूल में। अब उसके बाद वो एक ठीक ठाक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले चुका था और पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के साथ अपनी फीस जमा करने के लिए उसने पार्ट टाइम नौकरी की। ये नौकरी की उसने एक पोल्ट्री फार्म में। घर से कुछ ही दूरी पर एक पोल्ट्री फार्म था। उस पोल्ट्री फार्म में, चूँकि ये पढ़ा लिखा था, तो मैनेजर की इसको नौकरी मिली और ठीक ठाक पैसे थे, इतने कि फ़ीस भी चल जाए, माँ बाप की मदद भी हो जाए, पॉकेट खर्च भी निकल जाए। तो बड़ी ईमानदारी से ही अपना काम कर रहा था। अच्छा, बेहद शुरुआत से ही ईमानदार लड़का, कोई इसके अंदर ऐब नहीं। उस पोल्ट्री फार्म में 6 और मुलाजिम काम करते थे और उन 6 के साथ भी धीरे धीरे जब इसने काम किया तो दोस्ती हो गई शिबली की।
तो अब हालांकि उम्र में बहुत फासला नहीं था, 5-6 साल, लेकिन उन सब में सबसे छोटा शिबली था, सिर्फ 20 साल का, और 20 साल की उम्र में मैनेजर बना हुआ था। बाकी जो 25-26 साल के थे वो सब उसके अंडर में थे। लेकिन सभी से एक साथ दोस्ती हो गई, लेकिन दोस्ती के बावजूद शिबली हमेशा सभी से यही कहा करता था कि देखो, जो जिम्मेदारी, जो काम है उसको ईमानदारी से पूरा करो, बाकी दोस्ती यारी सब अपनी जगह। लेकिन चूंकि हम उम्र लगभग 4-5 साल का फ़र्क, बाकी मुलाजिम जो है वो काम के साथ कोताही बरतते। शुरुआत में शिबली उन्हें प्यार से समझाता, लेकिन फिर कई बार डांट डपट भी देता। लेकिन नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, वो जाता वक्त पे जाता, काम करके लौट आता। 28 अगस्त 2023 की शाम भी वो उसी पोल्ट्री फार्म पर गया। वहाँ उसने अपनी ड्यूटी संभाली और इसके बाद रात को उसे घर लौटाना था, लेकिन वो रात को घर नहीं लौटा। अब माँ बाप को लगा कि क्या है, वो परेशान। लेकिन ऐसा 1-2 बार पहले हुआ था कि बहुत लेट आया या सुबह आया काम की वजह से, तो उन्हें उतनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं हुई। लेकिन ये था कि इसने इस बार फ़ोन नहीं किया। फिर भी उन्हें लगा चलो कहीं बिज़ी हो गया होगा, तो फ़ोन आया नहीं। अगले दिन शिबली के ही मोबाइल से शिबली की माँ नाहिदा अख्तर, उनके पास फ़ोन आता है। दूसरी तरफ फ़ोन पे शिबली, और वो बेहद घबराया हुआ। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं इस वक्त एक कार के अंदर हूँ, 12 घंटे से कार के अंदर हूँ और ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। इससे पहले कि आगे कुछ कहता, ये फ़ोन कट गया। अब माँ बाप परेशान, अभी वो सोच ही रहे थे कि अगला कदम क्या उठाएं। तभी शिबली के ही फ़ोन से एक दूसरा कॉल आया, उसी की माँ के नंबर पर। इस बार आवाज़ दूसरी थी। उसने कहा कि तुम्हारा बेटा शिबली इस वक्त हमारे कब्ज़े में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है, और अगर तुमने दोबारा शिबली के मोबाइल पर फ़ोन किया तुम माँ बाप ने, तो हम उसे मार डालेंगे। अगर तुम पुलिस के पास गई तो भी हम इसे मार डालेंगे, और इस बात को हल्के में मत लेना। इसके बाद उस फ़ोन करने वाले ने कहा कि अगर उसको बाहिफाजत वापस चाहती हो तो 15 लाख टका आप हमें दे दो, हम जगह बताएंगे कहाँ पर देना है। और ये कहकर फिर दोबारा धमकी रिपीट की कि इस फ़ोन पे दोबारा फ़ोन मत करना, और फ़ोन काट दिया। अब गरीब परिवार के लिए 15 लाख टका, ये बांग्लादेशी करेंसी है, बड़ी रकम थी। अब रो रो कर माँ बाप का बुरा हाल, लेकिन इधर बेटे की ज़िंदगी भी है। तो खैर अगला दिन इंतज़ार किया, अगले दिन फिर फ़ोन आया। अगले दिन जब फ़ोन आया तो माँ गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, देखो तुम जो भी हो, तुम्हें शायद गलतफहमी हो गई है। वो किसी रईस ख़ानदान या अमीर बाप का बेटा नहीं है, वो एक बेहद गरीब घर का लड़का है। मैं उसकी माँ हूँ, उसके बाप है। हमने ज़िंदगी में कभी 15 लाख टका देखा नहीं। 15 लाख के, हमने तो लाख टका भी नहीं देखा। तो हमारे लिए इतनी बड़ी रकम, हम कुछ भी, अपना घर भी बेच दें तो शायद उससे हम नहीं जुटा पाएंगे। तो खैर सामने वाले को भी शायद पता था उनकी माली हालत क्या है। तो 15 लाख से शुरू हुई रैंसम की रकम मोल तोल के बाद 2 लाख टका पर आकर फाइनल हो गई। अब 2 लाख टका शिबली की रिहाई की कीमत थी। इसके बाद उसने बताया एक जगह और वक्त कि इस जगह पर ये 2 लाख टका लेकर आ जाना, और इस बार कोई मोल तोल नहीं, आगे कोई वक्त नहीं देंगे, और अगर तुमने नहीं दिया तो फिर हम उसे मार डालेंगे। अब ये सारी चीज़ों में 28 अगस्त को वो किडनैप हुआ था। अगस्त का महीना बीत गया, सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। अब उसने 2 दिन की मोहलत दी, और ये जो कॉल आया 2 सितंबर को आया था। 2 सितंबर को डील डन हुई कि 2 लाख बांग्लादेशी टका देना है। अब माँ बाप के लिए 2 लाख भी बड़ी रकम, लेकिन बेटे की ज़िंदगी। उन्होंने जो कुछ भी उनके पास सेविंग थी वो इकट्ठे किए, जो बाकी चीज़ें थी अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मांगना शुरू किया। लोगों के आगे हाथ गिड़गिड़ाए कि बेटे का सवाल है, आप दे दो, हम हमें लौटा देंगे। चूँकि परिवार का रेपुटेशन भी अच्छा था और सभी जानते थे, और शिबली की भी लोग इज्जत करते थे कि बहुत पढ़ने वाला लड़का है, होशियार है, ईमानदार है और शरीफ है। तो सभी ने फिर मदद की। किसी तरीके से 2 लाख बांग्लादेशी टका परिवार ने इकट्ठा कर लिया। अब 4 सितंबर की तारीख दी गई।
2 सितंबर को ये बात हुई, उन्होंने जगह और टाइम बताया। तो 4 सितंबर की दोपहर के बाद एक जगह बताई और कहा वहाँ 2 लाख टका लेकर पहुँच जाना, और फिर यही धमकी कि अगर पुलिस को या किसी को बताया और उस पैसे के साथ अगर मान लो हमारे लोग पकड़ा भी गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। अब माँ बाप इकलौता बेटा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। हालांकि यहाँ पे सोचे उनकी जगह पर रहकर तो ये बहुत अजीब सा एक सवाल होगा कि उस सिचुएशन में क्या करें। उन्हें खैर जो बेहतर लगा उनके बेटे की भलाई के लिए उन्होंने वही किया, पुलिस को कोई कांटेक्ट नहीं किया। 4 सितंबर की दोपहर के बाद 2 लाख टका लेकर किडनैपर की बताई जगह पर बाप पहुंच गया। वहाँ 2 लोग आए, दोनों ने पैसे लिए और वहाँ से निकल लिए। उससे पहले बाप ने कहा ये लो पैसे हमारे बेटे दे दो। तो उसने कहा कि तुम्हारा बेटा, तुम घर जाओ, घर पर मिलेगा। बाप खुश, पैसा दिया, भागता हुआ फिर बदहवास घर पहुंचा। घर पहुंचा तो बेटा नहीं था। बीवी से पूछा कि कहाँ है शिबली। बीवी घबराई, उसने कहा वो तो अभी तक आया नहीं। बाप दिलासा देता, घबराओ मत, हमने पैसे दे दिए, उनकी डिमांड पूरी हो गई, उन्होंने वादा किया कि वो घर पहुंच जाएगा। शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया हो या दूर ले गए हो किडनैप करके, आने में वक्त लगेगा। अब माँ और बाप बेसब्री से दरवाजे पर खड़े अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पूरी रात बीत गई, बेटा नहीं लौटा। 5 सितंबर की तारीख आ गई, बेटा नहीं लौटा। 6 सितंबर आ गई, बेटा नहीं लौटा। अब 7 सितंबर की तारीख आ गई। पैसे दिए हुए अब तीसरा दिन था। 4 सितंबर को पैसे दिए थे, किडनैपर ने वादा किया था। अब वो शिबली के मोबाइल पर फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन भी बंद है। अब माँ बाप परेशान, इधर पैसे दिए, तीसरा दिन है, बेटा लौटा नहीं। फिर उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों से बात की। वक्त चूँकि बहुत हो चुका था, 28 अगस्त को किडनैप हुआ, 7 सितंबर की तारीख आ गई, लगभग 10 दिन हो चुके थे। तब रिश्तेदारों ने समझाया। इसके बाद माँ बाप लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, वहाँ जाकर पूरी कहानी सुनाते हैं। पुलिस वाला पहले तो सुनकर गुस्सा भी होता है, कहता है कि जब ये हुआ, जिस दिन पहली बार उसका कॉल आया था, आपको उसी दिन पुलिस को बताना चाहिए था, हमसे जो हो सकता हम करते। माँ बाप ने अपनी मजबूरी बताई कि उन्होंने धमकी दी थी और हम डर गए थे क्योंकि हमारी इकलौती औलाद है, उसे कुछ हो ना जाए। पैसे का तो हम इंतज़ाम कर सकते हैं, पैसे कहीं से भी ला सकते हैं, बेटे को दोबारा नहीं ला सकते, इसीलिए हमने पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं की। शायद पुलिस वालों की भी मजबूरियाँ ऐसे केसेस में समझ में आ जाती हैं। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी, फिर पूछा आपकी कोई दुश्मनी किसी से? उन्होंने कहा नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं। पूरी पूछताछ में पुलिस ने कहा छोटी से छोटी बात बताइए उसके बारे में। अब माँ बाप छोटी छोटी बातें उसकी कॉलेज, स्कूल, पड़ोसी, सबकी, रिश्तेदारों की बताने लगे, कोई ऐसी बात पता नहीं चली। तभी माँ को एक बात याद आई। नाहिदा अख्तर, माँ का नाम है शिबली के। उसने कहा कि माँ ने कहा कि करीब 2 महीने पहले मुझे शिबली एक दिन घर पे बता रहा था कि पोल्ट्री फार्म में जहाँ वो काम करता है, वहाँ उसके कुछ जो बाकी मुलाजिम हैं उनसे कुछ झगड़ा हुआ था। लेकिन फिर उसके 1-2 दिन बाद उसने मिला और मैंने पूछा भी कि झगड़ा वगड़ा तो ये करता नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो 2 दिन बाद उसने हंसकर कहा था, नहीं माँ, वो सब हमारे साथ के, सब समझौता हो गया, वो थोड़ी सी देर की झगड़े की बात थी, अब कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी बात थी। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस अब पोल्ट्री फार्म पहुंची। पोल्ट्री फार्म पहुंची तो वहाँ पे पोल्ट्री फार्म के ओनर को बुलाया गया, पूछा गया। उन्होंने कहा 6 महीने पहले झगड़ा हुआ था और फिर मैंने सब सेटल करा दिया था, उसके बाद ऐसा कोई इशू नहीं था। 6 के 6 मुलाजिम से पूछा तो उन्होंने भी कहा हमारा झगड़ा हुआ, लेकिन फिर हम सब दोस्ती हो गई थी और ये 2 महीने पहले की बात है, यानी कि जून में हुआ था ये झगड़ा। पुलिस ने अपनी तरफ से और तफ्तीश शुरू की, लेकिन ऐसा एक भी दुश्मन शिबली का पुलिस को नहीं मिला। फिर पुलिस को ये भी था कि जिसने किडनैप किया, आमतौर पर किडनैपिंग का केस उन्हीं लोगों से रिलेट किया जाता है जहाँ जिसके पास पैसे हैं और रैंसम देने के लिए। ये तो बेचारा गरीब परिवार है, ये पैसे कहाँ से दे? 2 लाख टका भी इन्होंने इधर उधर से उधार लेकर हाथ फैलाकर इकट्ठा किए। तो पुलिस को लगा हो ना ये कोई दुश्मनी की बात है। और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिर में पुलिस पता नहीं क्यों घूम फिर कर आ रही है कि ये जो पोल्ट्री फार्म के लड़कों से लड़ाई हुई थी 2 महीने पहले, शायद यही वजह उसकी किडनैपिंग की है। पुलिस ने अब दोबारा 6 के 6 अलग अलग लड़कों से बुलाकर पूछताछ की। फिर वो लगातार मना करते रहे। लेकिन फिर उन 6 लड़कों में से 1-2 को पुलिस को शुरुआत में ही पता चल जाता कौन कमज़ोर है, कौन थोड़ा सा पिटाई से डरता है।
कौन डांट से डर जाएगा, कौन धमकी से डरेगा। तो एक दो लड़कों को पुलिस ने फिर पकड़ा और उससे पूछा, वो टूट गए। फिर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि हमारे इन 6 लड़कों में एक मेन लड़का था जिससे जून में लड़ाई हुई थी, और पर उसके बाद सब ठीक हो गया था। लेकिन वो नहीं बोला। उसकी उम्र करीब 25-26 साल थी। एक तो उसको ये दुश्मनी थी कि हम सब 25-26 साल के, या 20 साल का लड़का यहाँ पे मैनेजर बनकर आया, हम पे धौंस जमाता है और हमारा बॉस बना हुआ एक तरह से। तो एक दिल में उसकी ये बात थी। फिर ये बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था और चाहता था सारे मुलाजिम भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी बजाए। लेकिन बाकी ये जो थे, इनमें से ख़ास तौर पर 2-3 लड़के, वो काम कम करते थे, गप्पे ज़्यादा मारते थे, और शिबली को ये बात पसंद नहीं थी, तो अब उसको टोकने लगा था। तो ये टोका टोकी, उम्र में छोटा होकर बॉस बनना, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आई। और इसी के बाद 28 अगस्त की रात को जब शिबली वहाँ आया, तो इन लोगों ने किडनैपिंग का प्लान बनाया। प्लान ये था कि उसे मारेंगे, पीटेंगे, घर वालों से कुछ पैसे लेंगे और फिर उसे छोड़ देंगे। इसी प्लान के तहत इन सभी ने चेहरे पे अपने मास्क वास्क लगाया, चेहरा छुपाया, और रात को जब वो घर के लिए निकला शिबली पोल्ट्री फार्म से, इन्होंने उसको अचानक पकड़कर उसके मुंह पे कपड़ा डाला और कार के अंदर रख लिया। फिर कार किसी सुनसान जगह पर ले गए। फिर उसको रखा अगले 12 घंटे तक, उससे फ़ोन पे बात कराई घर वालों की। फिर अगले दिन भी रखा, फिर फ़ोन पे बात कराई। फिर 2 लाख रुपए में जब बात डील डन हो गई, अब इधर इन्हें ये भी था कि क्या पता माँ बाप पुलिस वाले के पास चले जाए। इसी दौरान में एक दो जो किडनैपर थे, उसकी लापरवाही से उनका चेहरा सामने खुल गया और शिबली ने उनका चेहरा देख लिया। अब जब देख लिया तो उन्हें लगा कि शिबली तो हमें पहचान गया, तो अगर हम इसको किडनैप करने के बाद पैसे लेकर छोड़ देते हैं तो ये तो पुलिस में चला जाएगा, शिकायत कर देगा। तभी तय हुआ कि नहीं, अब इसे मार डालो, और इसी के बाद उसको गला घोट कर मार दिया। जब ये खुलासा हुआ तो सबके बयान लिए गए। फिर उन्होंने पूछा लाश कहाँ है, तो उसने बताया कि लाश जो है वो वहीं चिटगांव में एक रोजान जगह है, हिली एरिया, पहाड़ी है। उसने कहा वहीं हमने खाई में फेंक दी। 7 सितंबर से पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। 11 सितंबर को ये केस खुला। पुलिस की टीम आरोपियों को लेकर उस खाई के पास गई। वहाँ खाई में एक कंकाल मिला। चेहरे पर कुछ पैंट और शर्ट चिपके हुए थे, कटे फटे। उन पैंट शर्ट से ही शिबली के माँ बाप ने पहचान की कि ये उनका बेटा शिबली है। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब गिरफ्तार किया तो एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पता चला कि जो इसमें मेन एक्यूज था, जिससे दुश्मनी हुई थी, जो 26 साल का था, वो जो है हमेशा ये चाहता था कि ये मेरा बॉस ना हो, और जब झगड़ा हुआ, काम में टोका करता था, तो फिर उसे लगा कि उसका नाम था उमोंग चिंग वर्मा। ये सबसे बड़ा था, मेन अक्यूज यही उमोंग चिंग। तो खुलासा ये हुआ कि जब उसका कत्ल कर दिया गया, कत्ल करने के बाद उमोंग चिंग ने उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स के टुकड़े किए और उन्हें बाकायदा कुकर में पकाया और खा गया, और फिर बाकी लाश के टुकड़े को ले जाकर उसने खाई में फेंक दिया। अब जब ये बात पता चली तो बांग्लादेश के न्यूज़पेपर ने ये खबर छाप दी। 11 सितंबर को ये कंकाल मिला, और इस दौरान में ये उसकी पूछताछ से ये खुलासा हो गया कि उसने न सिर्फ शिबली को मारा, बल्कि उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स को उसने पका कर खाया। ये बात अखबार के ज़रिए लोगों तक पहुंची। जब लोगों तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, पुलिस की कस्टडी में थे। 11 सितंबर जिस दिन लाश मिली, उसी दिन शाम को ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी। इलाके के लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा था। पुलिस की कस्टडी से उमोंग चिंग को गुस्साई भीड़ ने छुड़ाया और अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद भीड़ उस पर टूट पड़ी। कई पुलिस वाले जख्मी हुए, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाई, लेकिन उनके ज़हन में ही था कि कैसे ये शख्स इस तरह से कत्ल करने के बाद और किसी इंसान को खा सकता है। इस बात का गुस्सा था, और भीड़ ने ऐसी पिटाई की कि उमोंग चिंग की मौके पर ही मौत हो गई। बड़े मुश्किल से बाद में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा, भीड़ को तितर बितर करनी पड़ी, और बाकी जो 5 थे उनको किसी तरह से उस भीड़ से निकाल कर अलग ले गए, वरना निशाने पे वो
6 के 6 लोग थे। बाद में उन 5 को सख्त सुरक्षा में फिर जेल में रखा गया ताकि भीड़ से दूर रखें। तो एक की मौत हो गई, बाकी इस वक्त जेल में हैं। और शिवली के घर पर माँ बाप पर एक गम का ऐसा पहाड़ टूटा है जो शायद वो जब तक जिंदा रहेंगे इससे ऊपर नहीं पाएंगे। तो मैंने शुरू में इसीलिए कहा था आपको कि जो किडनैपिंग के केस होते हैं उसमें जैसे जैसे वक्त बीतता है उसमें जिंदा वापसी की गुंजाइश उम्मीद बड़ी कम होती है। और किडनैपिंग का केस वो केस होता है जिसमें जब भी किडनैपर जब किसी को किडनैप करता है तो उसका ज़रिया एक सबसे बेसिक एक होता है कि जिस घर से किडनैप किया उस घर में क्या चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उन्हें कहीं कुछ भनक तो नहीं, उन्होंने सस्पेक्ट या जिनके ऊपर शक है उनमें से कुछ नाम जो बताए उनमें हम लोग तो नहीं हैं, पुलिस कहाँ तक पहुँची, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा। ये सब जानने के लिए वो घर के इर्द गिर्द भी अपने लोगों को रखते हैं। और सबसे बड़ा उनका जो टूल होता है, जो माध्यम होता है, वो मीडिया है। तो मीडिया के थ्रू भी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर न्यूज़ चैनल हो, उसके थ्रू भी पुलिस और फैमिली के हर एक्शन पर नज़र रखते हैं और उसी हिसाब से फिर अपना कदम उठाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ किडनैपिंग का केस बड़ा अजीब सा केस होता है जिसमें बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले भी अपना सिलसिला, आज पूनम जैन जी, इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे पूनम जैन जी। इसके अलावा चंद्र विजय सिंह, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे चंद्र विजय जी। और ये भेजा है, बल्कि ये संभल के रहने वाले हैं, राम नारायण धाकड़, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे राम नारायण जी। और धाकड़ नाम अच्छा है। और ये पुष्पा धाकड़ जी के हस्बैंड हैं। साथ ही सद्दाम हुसैन, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सद्दाम। और ये सियालदह रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर हैं, बहुत अच्छी नौकरी है स्टेशन मास्टर की। मतलब हर वक्त ट्रेन आ रहा है जा रही है, आप देख रहे हो। मतलब बचपन का ड्रीम और ट्रेन से बड़ा मेरा लगाव रहा है। प्रद्युमन, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे प्रद्युमन। और ये भगवान बिस जी ने भेजा है और ये इंडियन आर्मी में है। संजय कुमार, इनका भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे संजय जी। और ये भेजा है सरबजीत सिहारा ने। साथ ही अजंता मिश्रा, 3 अक्टूबर को इनका बर्थडे था, मैं भूल गया, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अजंता जी, आप नाराज़ मत होइएगा धर्म मिश्रा जी से जो आपके पति हैं, उन्होंने भेजा था, गलती मेरी थी। एडवोकेट गौरव पांडे, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे गौरव पांडे जी। और बल्कि 6 अक्टूबर को है पर इनकी फरमाइश थी कि आज ही इनको विश कर दे, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे एडवोकेट गौरव पांडे जी। और ये भेजा है रचना पांडे जी ने, जो रचना पांडे जी के हस्बैंड हैं ये। साथ ही वेदांश मिश्रा, इनका भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे वेदांश। और ये बलदेव मिश्रा जी ने भेजा, उनके बेटे हैं। इसके अलावा नितिन बघेल का भी आज जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे नितिन। और विभोर अश्वनी ने भेजा है। प्रशांत कुमार गुप्ता, इन्होंने एक सवाल किया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब किसी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजती है तो कितने वक्त के लिए भेजती है। तो शायद मैंने पहले भी बताया है कि 2 ही चीज़ें होती हैं, एक पीसी एक जेसी। पीसी मीन्स पुलिस कस्टडी, जेसी मीन्स जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में आपको लॉकअप में रखा जाता है थाने के अंदर, और जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी, जिसे न्यायिक हिरासत भी कहते हैं, उसमें आपको जेल में भेजा जाता है। जेसी सिर्फ और सिर्फ 14 दिन की होती है एक बार में, और वो 14 दिन रिपीट होता रहता है। तो जेसी में ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कोर्ट देश की किसी को कहे कि आपको 2 दिन के लिए जेसी में भेज रहे हैं, यानी कि जुडिशियल कस्टडी में। नहीं, वो सीधे कहेंगे कि आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे हैं। 14 दिन भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जुडिशियल कस्टडी माना ही जाता है 14 दिन का है। जब तक आपके केस का फैसला नहीं हुआ, आप कन्विक्ट नहीं हुए या बरी नहीं हुए, तब तक जेसी 14 दिन रिपीट होता रहेगा। सेम पीसी है, लेकिन पीसी में फ़र्क ये है पुलिस कस्टडी में कि पुलिस कस्टडी सिर्फ एक बार 14 दिन की हो सकती है। 14 दिन के बाद पुलिस कस्टडी में आपको नहीं रखा जा सकता, आपको जेल ही जाना पड़ेगा। कई ख़ास केसेस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन में बाद में कुछ नई चीज़ें आती हैं तो दोबारा पुलिस कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। सरफराज, बुशरा और दानियाल लखनऊ से हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आप लोग आए थे नोएडा और मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई। अगली बार ज़रूर मिलेंगे, और लखनऊ में आया तो ज़रूर आऊँगा घर पे, एंड पक्का खाना भी खाएंगे। इसके अलावा मालाती चौहान जी, बिल्कुल आपका मेल मिल रहा है मुझे। वंदना, और वंदना ने लिखा है कि
कुछ लिखा है, मैं ही भूल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, याद आएगा तो फिर बता देंगे। साथ ही सोहिल गाहा, थैंक यू सो मच, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। चित्रा गांधी जी, थैंक यू सो मच। और जो आपने इंग्लिश में सुना, जो आपने सोचा वो बिल्कुल गलत है, वो मैं था ही नहीं। उर्मी सिंह, बहुत बहुत बधाई उर्मी, आप माँ बनी, आपको बेटा हुआ, ऊपर वाला अच्छा रखे आप दोनों को। इसके अलावा गौरव पटेल, थैंक यू सो मच गौरव साहब, और इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। और इसके अलावा अनीता सरन, तो हैप्पी बर्थडे बल्कि अनीता सरन हैप्पी बर्थडे नहीं, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है और ये कहानी बेंगलुरु की है। तो चलिए, जैसे ही इसकी बारी आती मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।